आज हिमालय के एक ऐसे रहस्य की पड़ताल कर रहे हैं जो सदियों से कायम है। यति। यति। हाँ, ये नाम अपने आप में कारानी है। बिल्कुल। हमारे सामने यति, हिमालय का रहस्य और विज्ञान का सच से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। और हमारा मकसद है इस मशहूर किंवदंती के ताने बाने को समझना। हाँ, क्या ये महज लोक कथा है या फिर इसके पीछे कोई अनदेखी सच्चाई छुपी हुई है? चलिए देखते हैं ये जानकारी हमें कहाँ ले जाती है। तो शुरुआत करते हैं इसकी जड़ों से। ये हजारों साल पुरानी कहानियों में मिलती हैं। हाँ, नेपाल और तिब्बत के शेरपा समुदाय की बात करें। हाँ, वो लोग मेटे नाम के एक अजीब प्राणी का जिक्र करते थे। मेते, जिसका मतलब कुछ इंसान जैसा जानवर, शायद भालू से मिलता जुलता। सही। पर कमाल देखिए, 1920 के दशक में क्या हुआ, एक पश्चिमी पत्रकार ने इसका अनुवाद कर दिया, अबॉमिनेबल स्नोमैन। भयानक बर्फीला आदमी, मतलब नाम ही कितना सनसनीखेज है ना? यहीं से शायद कहानी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। और ये मेते का अबॉमिनेबल स्नोमैन बनना, ये वाकई दिलचस्प है। कैसे? ये दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय नाम, एक स्थानीय डर या मान्यता अनुवाद की एक शायद छोटी सी चूक से दुनिया भर में एक बिल्कुल अलग मतलब के साथ फैल गया। ये दिखाता है कि भाषा और संस्कृति का कितना बड़ा रोल है। बिल्कुल। और फिर बताया जाने लगा कि ये इंसान से लंबा है, बालों वाला जीव है। और बर्फ पर वो विशाल पैरों के निशान छोड़ता है। हाँ, और फिर 1950-60 के दशक में ये रहस्य और गहराएगा। एडमंड हिलेरी जैसे कई बड़े पर्वतारोहियों ने बर्फ में अजीब, मतलब बहुत बड़े पैरों के निशान देखने की बात कही। हाँ, कई दावे सामने आए। लेकिन सबसे बड़ा धमाका हुआ 1951 में। एरिक शिप्टन की तस्वीर, हाँ, वो तो आइकॉनिक बन गई। बिल्कुल। बर्फ में एक विशाल, करीब 13 इंच लंबा पदचिन्ह। वो तस्वीर तो आग की तरह फैली। आपको लगता है उसी ने यति को एक तरह से सच मान लेने पर मजबूर किया? देखिए, मजबूर किया कहना तो शायद ठीक ना हो, पर हाँ, वो तस्वीर एक तरह का ठोस सबूत जैसी बन गई। भले ही उसकी व्याख्या पर बहस हो सकती थी, पर उसने यति को लोक कथाओं के दायरे से निकालकर पश्चिमी दुनिया की कल्पना और वैज्ञानिक उत्सुकता के केंद्र में ला दिया। सही कहा। अब ये सिर्फ शेरपाओं की कहानी नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बन गई थी। और फिर क्या था, अभियान शुरू हो गए। हाँ, और अभियानों का तो जैसे सिलसिला चल पड़ा। लोग हिमालय की खाक छानने लगे खोज में। किसी को और बड़े पदचिन्ह मिले, किसी ने रात में डरावनी आवाजें सुनने का दावा किया। किस्से बढ़ने लगे। और यहाँ तक के कुछ मठों और गांवों में यति की खोपड़ी या हाथ जैसी चीजें भी दिखाई गईं, निशानियां। अच्छा, ये खोपड़ी और हाथ वाली बात तो मैंने भी सुनी है। हाँ, पर बाद में इनमें से कुछ चीजें थोड़ी संदेहास्पद निकली। कैसे? जैसे वो एक कथित यति का हाथ था। जांच हुई तो पता चला कि वो असल में इंसान की हड्डी और किसी जानवर की खाल को जोड़कर बनाया गया था। अरे, मतलब वो नकली था? हाँ, कह सकते हैं किसी ने कलाकारी दिखाई थी, पर भ्रामक थी। तो यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है। विज्ञान का प्रवेश होता है। हाँ, दशकों की अटकलों और इन किस्से कहानियों के बाद। बिल्कुल। 2017 में एक बड़ी डीएनए स्टडी हुई। ये काफी अहम थी। क्या किया गया इसमें? वैज्ञानिकों ने दुनिया भर से इकट्ठा किए गए यति के माने जाने वाले 9 नमूने लिए। 9 नमूने? जैसे? बाल थे, हड्डी, दांत, यहाँ तक कि मल के नमूने भी। ये वो नमूने थे जिन्हें लोगों ने यति का अवशेष मानकर सहेज रखा था, या जो अभियानों में मिले थे। अच्छा, और नतीजे? क्या रहस्य सुलझ गया आखिरकार? नतीजे चौंकाने वाले तो थे, पर शायद उस तरह नहीं जैसे कई लोग उम्मीद कर रहे थे। मतलब? उन 9 में से 8 नमूने वो असल में स्थानीय भालुओं के निकले। भालुओं के? कौन से भालू? हिमालयी भूरा भालू या एशियाई काला भालू, जो उस इलाके में पाए जाते हैं। और वो 9वां नमूना? वो एक कुत्ते का था। ओहो, तो मतलब यति असल में भालू है या कुत्ता? हाँ, नहीं, विज्ञान का निचोड़ ये निकला कि जिसे यति समझा जा रहा था या जिसके सबूत मिल रहे थे, वो ज्यादातर मामलों में हिमालय के अपने ही विशालकाय भालू थे, जिन्हें शायद डर, दूरी या बर्फबारी की वजह से कुछ और समझ लिया गया। कोई नया अनदेखा प्राइमेट नहीं मिला। तो क्या इसे केस क्लोज्ड मान लिया जाए? विज्ञान ने कह दिया भालू, तो किस्सा खत्म? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो शायद हाँ, सबूत तो यही कहते हैं।
पर आपके लेकिन में कुछ और है। हाँ, पर यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है, क्योंकि हिमालय के स्थानीय समुदाय, हाँ, शेरपा और दूसरे लोग, बिल्कुल, खासकर वो लोग जो पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, उनमें से कई अब भी असली यति के अस्तित्व में यकीन रखते हैं। उनका क्या कहना है? उनका तर्क है कि वैज्ञानिक जिन भालुओं की बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो भालू हैं, लेकिन वो मेतेह नहीं हैं। अच्छा। उनका मानना है कि असली यति ज्यादा चालाक, ज्यादा रहस्यमयी है। वो आसानी से नजर नहीं आता, वो इन भालुओं से अलग है। मतलब विज्ञान अपनी जगह है और सांस्कृतिक विश्वास अपनी जगह, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल सही। विज्ञान ने एक जैविक व्याख्या दे दी है, भालू वाली, लेकिन यति महज एक जीव विज्ञान का सवाल नहीं है, है ना? हाँ, वो तो है। ये उस दुर्गम इलाके की संस्कृति का, वहां की लोक कथाओं का, लोगों के डर और रोमांच का प्रतीक बन चुका है। डीएनए रिपोर्ट एक बात कहती है, लेकिन सदियों का विश्वास और अनुभव दूसरी बात कहता है। और यही टकराव ही शायद यति की कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने बात की कि कैसे मेतेह की एक स्थानीय कहानी अबॉमिनेबल स्नोमैन बनकर दुनिया भर में छा गई। हाँ, अनुवाद के जरिए। फिर कैसे एरिक शिप्टन की एक तस्वीर ने इसे एक वैश्विक पहेली बना दिया। सबूतों की तलाश शुरू हुई। और कैसे फिर अंत में डीएनए विश्लेषण ने इसे ज्यादातर हिमालयी भालुओं से जोड़ दिया। वैज्ञानिक व्याख्या सामने आई। हाँ, और निष्कर्ष ये है कि जहां विज्ञान इस रहस्य पर से पर्दा उठाने का दावा करता है, वहीं यति की किंवदंती लोगों की कल्पना और संस्कृति में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। वो अभी जीवित है। ये कहानी दिखाती है कि मिथक, डर और वास्तविकता कैसे आपस में गुंथे होते हैं। हाँ, और कैसे वैज्ञानिक खोज भी हमेशा सांस्कृतिक मान्यताओं को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाती, शायद कर भी नहीं सकती। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हमारी दुनिया के सबसे दुर्गम, अनछुए कोनों में छिपे हर रहस्य को विज्ञान पूरी तरह सुलझा सकता है, या फिर अज्ञात का वो खिंचाव, वो रोमांच, वो हमेशा बना रहेगा? हाँ, चाहे कितने ही तथ्य सामने क्यों ना आ जाए, क्या कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे?